सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल, जय टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आपके साथ जो डिस्कशन कर रहा हूँ ये हम यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल को स्टार्ट कर रहे हैं। पहले सब्जेक्ट को हमने एनालिटिकल ज्योमेट्री को देखा हुआ था। हम आज इसमें अपना पहला जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो प्लेन होगा, फिर स्ट्रेट लाइन, फिर स्फीयर, फिर कोन, फिर कॉनिकॉइड, पैराबोलॉइड, इस तरीके से ये जाने वाला है। और फाइनली ये चैप्टर, ये बुक आपकी फिर फिनिश हो जाती है। लेकिन इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू होता है वो ये कि आपका बेसिक अगर इसमें स्ट्रांग नहीं है तो आप अच्छा नहीं कर सकते, और अगर स्ट्रांग है तो आप चीज़ों को अच्छे से कर सकते हो विद दी हेल्प ऑफ सम प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती रहेगी, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें लगातार हमें देखते रहना चाहिए, तो अच्छी हमारी ग्रिप बन पाती है। ठीक है, मैं आपको बाद में जब हम जैसे जैसे चैप्टर्स पढ़ेंगे उसके प्रीवियस ईयर्स भी के जो क्वेश्चंस हैं वो भी कराता हुआ चलूँगा, ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ सके। पेपर कभी भी ऐसा बहुत टफ इससे क्वेश्चन ऐसे पूछे नहीं जाते हैं, सिर्फ कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो हम अच्छे से कवर कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आपको बिल्कुल बेसिक से चीज़ों को समझाऊँ। अगर इसके बावजूद भी आपको कुछ लगता है कि आपको 11th-12th में, क्योंकि प्लेन्स और स्ट्रेट लाइन था, बाकी चीज़ें तो उस समय नहीं थी, अगर आपको लगता है कि आपको इन चीज़ों को और अच्छे से क्लियर करना चाहिए, मैं नीचे भी यहाँ पर कमेंट बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा, ताकि वन शॉट आपके पास अवेलेबल हो जाए क्लास 12th का। क्योंकि आप जानते हैं क्लास 12th में प्लेन्स और स्ट्रेट लाइन थी और पूरी कंप्लीट थी, मतलब अच्छा खासा था उसमें रोल उसका। तो अगर आप चाहते हो वन शॉट देखो तो आप उसका वन शॉट भी देख सकते हो, ताकि 1-2 घंटे में आपका एटलीस्ट वो वाला पोर्शन अच्छे से, बहुत अच्छे से कवर हो जाए, ताकि आपको अच्छी हेल्प मिले। लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर चीज़ों को एक बार पढ़ा रहा हूँ स्टार्टिंग से, ताकि जो अपने लिए रिक्वायर्ड चीज़ें अपने यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल के लिए, वो चीज़ें हमारी अच्छे से कवर हो। मैं कुछ चीज़ स्किप नहीं करूँगा, बस आपको ध्यान से देखना है, ये आपकी शर्त है, ठीक है ना। थोड़ा सा प्लीज़ सब्जेक्ट के साथ ज़रा जस्टिस करना और थोड़ा सा ज़रा सिंसियरली इस चीज़ों को समझना, ठीक है ना। यूट्यूब में ये चीज़ें हैं, अवेलेबल हैं, फ्रीली अवेलेबल हैं। तो कई बार फ्री चीज़ों को हम उसकी कॉस्ट नहीं पता कर पाते कि यार हम उसको हल्के में ले लेते हैं, वैसी गलती आप मत करना। इधर देखिए, जैसे ना मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, सबसे पहले मैं आपको 3D के बारे में हल्का सा जिक्र कर लेता हूँ। देखिए, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई एक इंसान है और ये इस तरीके से यहाँ पर खड़ा हुआ है। मैंने इंसान इसलिए बनाया ताकि आपको थोड़ा सा फील आ पाए कि यार हाँ कोई है जो खड़ा है। खड़ा यानी कि आप फील कर पा रहे हो कि इसका ये सर हवा में है, इसकी बॉडी हवा में है, इसके पैर ज़मीन में है, ठीक है, इसके पैर ज़मीन में, तो ये फर्श होगा, आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। बाकी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि कमरा टाइप का ये उसका कोना है और कोने से ये 3 चीज़ें जा रही है, ये आपको अंडरस्टैंडिंग है आपकी इतनी। अभी यहाँ पर एक पॉइंट P आता है, लेट से इसको पॉइंट P कहता हूँ और इसके कोऑर्डिनेट में XYZ कह देता हूँ। अब होगा ये कि जैसे मैं आपको बोलता था कि 2D हम पढ़ रहे हैं बाई चांस, 2D यानी कि जिसमें सिर्फ 2 डायमेंशन होती थी। अब उस समय कोई आपसे पूछे कि ये पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट x, y है, तो क्या आप बता सकते हो कि इसकी क्या सिचुएशन होगी। तो आपको कहना चाहिए कि यार ये पॉइंट P से ना, जैसे ही मैं x एक्सिस में एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, तो दैट परपेंडिकुलर मस्ट बी पैरेलल टू y एक्सिस, क्योंकि y और x आपस में परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस कितना होगा, y डिस्टेंस होगा। क्यों? भले ही मैंने परपेंडिकुलर x पे ड्रॉप किया, y क्यों होगा, क्योंकि y स्केल के सामने है। सिमिलरली अगर मैं उस पॉइंट P से y एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं इस बार, तो दैट डिस्टेंस मस्ट बी x। क्यों? क्योंकि वो x स्केल के सामने है। आप समझ पा रहे हैं? तो अगर वो x है तो ये भी ऑब्वियसली x होगा। तो कुल मिलाकर कहानी ये कहती है कि अगर ये पॉइंट O है, ये पॉइंट लेट से A कह देता हूं मैं इसको, तो कहने का मतलब है कि अगर कोई मुझे पूछेगा कि पॉइंट P तक कैसे पहुंचोगे, तो मैं बोलूंगा देखिए O से लेकर A तक जाएंगे, देन A से लेकर P तक जाएंगे। तो अगर हम ऐसे मूवमेंट करेंगे तो हम डेफिनेटली पहुंच जाएंगे कहां पर, पॉइंट P पे। तो ये तरीका है। तो आपको समझ में आ गया कि O से लेकर P तक पहुंचने का तरीका क्या होना चाहिए, पहले O से A, फिर A से P, यानी पहले x डिस्टेंस, फिर वर्टिकल डायरेक्शन में y डिस्टेंस चलेंगे तो हम पॉइंट P पे पहुंच जाएंगे। अब यहां पर इस चीज को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं वो समझेंगे। सिमिलर वे में एक काम करते हैं, जैसे आपने वहां पे x और y में परपेंडिकुलर ड्रॉप किए थे, यहां पर एक काम करते हैं, अभी हमारा पॉइंट स्पेस में है, वहां पर पॉइंट प्लेन में था। प्लेन किसे कहते हैं, जब 2 एक्सिस आपस में मिलती है, जो बीच में सरफेस बनता है वो प्लेन है। जैसे आपकी कॉपी का पेपर है, पेपर में आप देख रहे होंगे कि पेपर का एक हिस्सा ये एक हिस्सा पेपर का है, एक हिस्सा ये, और बीच में जो इलाका बन गया वो प्लेन है, पेपर का प्लेन। तो इसी तरीके से प्लेन बनता है 2 एक्सिस के इंटरसेक्शन से, स्पेस बनता है 3 एक्सिस के इंटरसेक्शन से। जैसे आप यहाँ पर देखोगे कि 3 एक्सिस हैं, ये आपकी एक एक्सिस x है, एक y है, एक z है, तो एक स्पेस बन गया। स्पेस मतलब खाली जगह टाइप की, 3 डायमेंशनल स्पेस। तो इस सिचुएशन में अगर आप देखोगे ये पॉइंट स्पेस में है, उस समय कहाँ पे था, प्लेन में था। तो प्लेन में था तो हमने प्लेन यानी कि 2D, प्लेन यानी 2D, आप समझ रहे हैं मेरी बात, प्लेन 2 डायमेंशन से मिलकर बना है। तो हमने उससे यहाँ पे एक डायमेंशन में परपेंडिकुलर डाला और एक डायमेंशन में परपेंडिकुलर डाला, यानी कि 2D को हमने स्प्लिट कर दिया, उससे एक नीचे कदम आ गए। 3D में अभी है तो 3D से पहले हमें 2D में जाना पड़ेगा। 2D में जाने का मतलब स्पेस से हमें पहले प्लेन में जाना पड़ेगा, और प्लेन में जाने का मतलब यह है कि मैं सीधे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा। इस बार भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, लेकिन एक्सिस पे नहीं, प्लेन पर, क्योंकि मैं 3D से आ रहा हूं तो मुझे 2D पे पहले आना पड़ेगा। तो 2D पे आऊंगा मैं, तो ये 2D हो गया। 2D यानी XY प्लेन पे मैं गिर गया हूं, मतलब ये मैंने ड्रॉप को परपेंडिकुलर ड्रॉप किया नीचे को।
अब ये तब तक जाएगा जब तक कि आप नीचे फर्श पे नहीं आते, यानी कि जब तक एक्स वाई पे नहीं आ जाते प्लेन पे। अब जैसे ही आप यहाँ पर पहुंच चुके हैं, लेट्स से इस पॉइंट को मैं ए पॉइंट कह लेता हूँ, अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से एक परपेंडिकुलर पिछली बार की तरह एक्स एक्सिस पे ड्रॉप करना है। आपको ये ना लगे कि ये तिरछा परपेंडिकुलर है, तिरछा नहीं है, क्योंकि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो ऑब्वियसली मुझे वाई के पैरेलल जाना पड़ेगा अगर मैं कहता हूँ कि मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है एक्स पे। तो ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ऑब्वियसली दैट मस्ट बी वाई। वाई क्यों, क्योंकि वाई स्केल के सामने। सिमिलरली मुझे यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना चाहिए, कौन सी एक्सिस पे, इस बार वाई एक्सिस पे। तो कैसे जाएगा, एक्स के पैरेलल, और ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, इट मस्ट बी एक्स, क्यों, क्योंकि ये एक्स स्केल के सामने है। ठीक है, और अगर आपको मेरी बातें थोड़ा समझ में आ पा रही हैं तो शायद आप समझ पा रहे होंगे कि यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस हो गया, दैट मस्ट बी एक्स। प्लीज ध्यान से थोड़ा सा, क्योंकि नीचे वाला एक्स है और आपको समझ में बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आना चाहिए। मैं अभी 11th-12th के बच्चों को नहीं पढ़ा रहा, ध्यान रखें, आपको मैं रिवीजन भी करा रहा हूं, लेकिन मैं ऐसा भी नहीं कर रहा कि यार बहुत ही ज़्यादा ऊपर से जाऊंगा, ऐसा भी नहीं करूंगा, और बहुत ज़्यादा नीचे जाऊंगा, ऐसा भी नहीं करूंगा, क्योंकि अभी तो हमारा स्टार्ट हो रहा है। ये मैथमेटिकल ऑप्शनल आपने इसलिए लिया क्योंकि आपका इसमें इंटरेस्ट है ऑलरेडी। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, लेकिन मैं बताऊंगा भी चीज़ें, ऐसा मत सोचना कि मैं स्किप करता हुआ चलूंगा कि आपको आता होगा, ऐसा भी नहीं करूंगा। ठीक है, तो आपको अब समझ में आना चाहिए कि ये पॉइंट जो ओ है, जिसको मैं ओरिजिन कहता हूं, इससे अब तरीका बन गया कि ओ से हम पहले ए पे जाएं, ए पॉइंट से हम फिर बी पॉइंट पे जाएं, और बी पॉइंट से हम फाइनली पी पे जाएं। आपको मैं बताता हूं मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अगर मुझे पी पॉइंट पे पहुंचना है, इसका तरीका जानते हैं क्या होगा? इसका तरीका जैसे यहां पर पहुंचना था, क्या तरीका था, एक्स डिस्टेंस चलो, फिर वर्टिकल डायरेक्शन में वाई डिस्टेंस चल जाओ, वाई एक्सिस के अलॉन्ग। अब क्या तरीका है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्स डिस्टेंस चले, ठीक है, अब वाई एक्सिस के अलॉन्ग वाई डिस्टेंस चलो, चले गए, पॉइंट बी पे पहुंच गए। अब ऊपर को ठीक ऊपर को आपने जेड डिस्टेंस चलना है। ये जो हाइट ऊपर से ड्रॉप करी होगी, आप खुद ही सोचो ये किसके पैरेलल होनी चाहिए, दैट मस्ट बी इक्वल टू जेड, क्योंकि ये z एक्सिस के पैरेलल है। आप देखो इसका स्केल किसके सामने आ रहा है, z के सामने। तो बहुत क्लियरिटी हमें आ चुकी होगी कि हम सबसे पहले x एक्सिस में जाएंगे, मतलब x एक्सिस के पैरेलल x डिस्टेंस, फिर y डिस्टेंस, और फिर ऊपर z डिस्टेंस, तो हम पहुंच जाएंगे p पॉइंट पर। या आपको मेरी बात समझ में आ गई है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि p पॉइंट पे पहुंचने का तरीका आपको इस बार भी समझ में आ चुका है, बस इतनी सी बात है। तो ये छोटा सा मैं फील देना चाहता था, हम आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। अब क्या होता है, इसमें टर्म आता है, उसे कहते हैं पोजीशन वेक्टर। ये छोटी मोटी चीजें जो वेक्टर्स में इस्तेमाल होती थी, मैं बता रहा हूं फटाफट से, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना है। पोजीशन वेक्टर किसे कहते हैं? पोजीशन वेक्टर का मतलब ये होता है कि जैसे इस केस में आप देखोगे ओपी वेक्टर जो है पोजीशन वेक्टर है, ये वाला जो वेक्टर दिख रहा है। कैसे निकालते हैं ओपी वेक्टर को? इसके निकालने का तरीका ये है कि एक ना ट्राइंगल लॉ होता था वेक्टर का, एक ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होते हैं। वो क्या होते हैं, इधर देख लो। जैसे ये मान लेते हैं ए है, ये मान लेते हैं बी है, और ये मान लेते हैं सी पॉइंट है। तो इस तरीके से ये तीन साइड्स आपस में कनेक्टेड है। तो ये ट्राइंगल लॉ सिर्फ इतना कहता है कि अगर ए और बी आपस में इस तरीके से कनेक्टेड है, जैसे मतलब दो वेक्टर आपस में इस तरीके से कनेक्टेड हैं, लेट से इस वेक्टर को मैं ए वेक्टर कह देता हूं, इस वेक्टर को मैं बी वेक्टर कह देता हूं। अगर दो वेक्टर आपस में इस तरीके से कनेक्टेड हैं कि उनके हेड और टेल्स आपस में मिल रहे हैं, तो जो थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल होगी दैट विल बी रिप्रेजेंटिंग द सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स। वो उन दोनों के रिजल्टेंट यानी सम को बताएगी, वेक्टर सम को। तो ये होता था वेक्टर लॉ या ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर सम। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब वैसे ही अगर मैं यहां पर देखूं तो आपको एग्जैक्टली समझ में आना चाहिए कि ये जो ओपी वेक्टर है, दिस इज नथिंग बट द समेशन ऑफ ओ ए वेक्टर प्लस एपी वेक्टर। आप प्लीज देखिए ध्यान से, ये ओ ए प्लस एपी, क्योंकि यहां पे हेड टेल मिल रहे हैं। और क्योंकि मुझे ओपी वेक्टर ही निकालना है, तब सवाल ये कि ओ ए वेक्टर क्या होगा। ओ ए यानी कि एक्स डिस्टेंस चले हम, लेकिन ये तो वेक्टर है, वेक्टर को डायरेक्शन चाहिए, और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर कौन होता है, आई कैप। वाई एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर कौन होता है, जे कैप। वाई एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर कौन होता है, जे कैप। इसीलिए ये जो ओ ए है, इसमें मैग्नीट्यूड एक्स हो गया, और इसका डायरेक्शन देने के लिए हमने आई कैप लगा दिया। इसी तरीके से एपी में अगर आप देखोगे, वाई मैग्नीट्यूड हो गया, और डायरेक्शन देने के लिए हमने उसमें जे कैप लगा दिया। तो कुल मिलाकर हमें ओपी वेक्टर कितना मिल गया, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सिमिलर मैनर में हमारा जो ओपी वेक्टर 3D के लिए निकलता है, वो क्या निकलेगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। सीधे जेड के कैप ऐड कर दो। मैं बिल्कुल रीजन अभी डिस्कस नहीं कर रहा आपके साथ, क्योंकि फिर ये ज्यादा ही लंबा सा हो जाएगा और हम छोटे से टॉपिक में ज्यादा उलझ जाएंगे। मैं बता रहा हूँ, ये चीजें मैंने पहले भी डिस्कस करी है। अभी आप डायरेक्ट समझ लो कि 3D में हमने जेड के कैप को ऐड कर लिया, उसमें कारण है इसका, लेकिन अभी वो डिस्कस करना रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, अच्छा एक और बात, आपको नीचे मैं लिंक दूंगा, अगर आपको और ज्यादा देखना होगा तो आप प्लीज वहां से देख लेना, छोटे से वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में, वन शॉट है वो। देखिए ओपी वेक्टर जो है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड यानी कि जो ये आपको ओपी दिख रहा है, इसका लेंथ कितना होगा। अगर ये वेक्टर है, वेक्टर मतलब जैसे फोर्स है, तो फोर्स का जैसे मैं बोलता हूँ 10 न्यूटन का, 20 न्यूटन का, 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो ये 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 50 न्यूटन क्या है, ये मैग्नीट्यूड है उसका। तो इसी तरीके से मैग्नीट्यूड को ये एरो का ये जो लेंथ है रिप्रेजेंट करता है। ये कितना होता है, ये होता है सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर।
आप देखें प्लीज, और ये सिंपल आप समझ सकते हो क्योंकि पाइथागोरस से आप समझ सकते हो, क्योंकि डिस्टेंस कितना है x, ये डिस्टेंस कितना है y, तो पाइथागोरस कहती है कि ये कितना होना चाहिए जितना मैंने लिखा हुआ है। इसको जनरली कभी कभी लोग सिंपली r से भी रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने r ऐसे लिख दिया। इसी तरीके से अगर मैं 3D में अगर मैं ये निकालने की कोशिश करूंगा तो मैं लिखूंगा OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ये रूट के अंदर। तो इस तरीके से आपका ये निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको शायद समझ में आ चुका होगा जो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि किस तरीके से ये काम होगा यहाँ पर, ये आप देख लीजिए, ये मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका। अब कुछ टर्म्स आते हैं छोटे छोटे से, मैं आपके साथ वो डिस्कस कर लेता हूँ क्योंकि ये आगे पे बहुत काम आएंगे। जैसे एक है डीसीज या डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन कोसाइन, आप प्लीज़ इसे समझ लेना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टर्म होने वाला है क्योंकि बहुत डिपेंड करता है इस पर आगे का टॉपिक। डायरेक्शन कोसाइंस या फिर डायरेक्शन रेशियोज, ये दो चीज़ें हमें यहाँ पर फटाफट से देखनी है। देखना जरा, देखिए सिंपल सी बात है कि जब भी आपके पास ये मान लेते हैं 3 डायमेंशनल स्पेस है, ये x है, ये y है और ये z है, लेट्स से, ठीक है। अब उस समय हमारे पास मान लेते हैं कोई चीज़ है यहाँ पर, लेट्स से एक लाइन है, एक इस तरीके की एक लाइन जा रही है, लाइन है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसे ऐसा बनाता हूँ ताकि ये पर्टिकुलर केस ना लगे। जैसे कि ये एक लाइन है, ये ऐसा मत समझना प्लीज़ कि ये पीछे सीधे उससे एक्सटेंड हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। लाइन स्पेस में, हवा में ऐसे करके आप समझ रहे हैं, इंक्लाइंड है। अब ये जो लाइन है डेफिनेटली कुछ ना कुछ एंगल बना रही होगी एक्स एक्सिस के साथ, लेट से अल्फा, वाई के साथ कुछ एंगल बना रही होगी लेट से बीटा, जेड के साथ भी कुछ ना कुछ एंगल बना रही होगी लेट से गामा। तो उस समय बहुत सिंपल चीज़ होती है कि जो ये लाइन है इसके जो डीसीज होते हैं, डीसी जब मैं कहूँगा तो डायरेक्शन कोसाइन की मैं बात कर रहा हूँ, दे विल बी रिप्रेजेंटिंग बाय एल कॉमा एम कॉमा एन, इस तरीके से वो रिप्रेजेंट किए जाएंगे। और ये होंगे कितने, दे विल बी जस्ट कोसाइन ऑफ अल्फा, कोसाइन ऑफ बीटा एंड कोसाइन ऑफ गामा। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलेगा, तो वो जो एंगल है, द कोसाइन ऑफ द एंगल मेकिंग बाय द लाइन विद द पॉजिटिव एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली जो होते हैं, वही आपका एक सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन होता है। डायरेक्शन कोसाइन एक सिंपल चीज, एक सिंगल चीज नहीं होती है, वो 3 चीजों का कॉम्बिनेशन होती है। यानी कि सिंपल ये बताना चाहती है कि जो भी लाइन के बारे में आप बात कर रहे हो, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, किसी लाइन का होता है। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन बताता है कि वो लाइन एक्स के साथ कितना एंगल, वाई के साथ कितना एंगल और जेड के साथ कितना एंगल बना रही है, उसका कोसाइन अगर आप ले लो तो यू विल बी गेटिंग व्हाट, डायरेक्शन कोसाइंस। तो बहुत सिंपल है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ समझना, रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चंस में यूज होने वाली है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लेते हैं कि इस सेगमेंट को मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक कि लेट से पॉइंट P था और ये एक्स वाई जेड इसके लेट से कोऑर्डिनेट थे, ठीक है। अब मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ, प्लीज समझना। मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि ये OP जो है, अच्छा मानना क्यों है अभी तो हमने पढ़ा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि OP वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होगा? आर यू एग्री विद दिस? अभी क्या मैं कह सकता हूं कि OP वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, इफ आई एम सेइंग दिस इज R ओनली, अगर मैं इस डिस्टेंस को O से लेके P तक के डिस्टेंस को अगर मैं इफ आई एम सेइंग इट एज R, तो उस समय R कितना होना चाहिए, स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, भी मैंने पीछे आपको बताया था, बहुत सिंपल सी चीज़ है, पाइथागोरस टाइप से ही आया है, उसी से आया एग्जैक्टली, ठीक है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार ये मुझे समझ में आ गया चक्कर क्या है। अब प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, समझोगे ध्यान से, इधर आ जाओ। फिर इसका एक केस लेते हैं, जैसे कि क्या लेंगे, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। ये एक्स एक्सिस थी ना और ये वाई एक्सिस थी कि नहीं थी, वाई एक्सिस थी। ये इन दोनों ने अपना एक प्लेन बनाया होगा, एक्स और वाई ने। वो जो आपको लाइन दिखाई दे रही है, कहाँ गया, ये जो आपको OP दिखाई दे रहा है, ये OP ऐसे इंक्लाइंड है, अगर आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, ऐसे इंक्लाइंड है, ऐसे इंक्लाइंड, जैसे आपकी दीवार का कोना है कमरे का, उसमें से एक लाइन ऐसे ऊपर को जा रही है, ऐसे समझो आप, आपके फैन की तरफ को, ऐसा समझ लो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वो जो ऊपर को ये जो जा रही थी ये OP वेक्टर, मैंने कुछ नहीं किया, इसको जस्ट, ये ऐसे था ना, इसको जस्ट गिरा दिया नीचे, इसको जस्ट नीचे गिरा दिया। नीचे गिराने का मतलब क्या होता है जानते हैं हम, इसका प्रोजेक्शन। ऐसे समझो कि इसकी छाया कहाँ पड़ रही है, इसकी छाया जस्ट ऐसी होगी नीचे पे, तो प्रोजेक्शन जैसे ही मैं इसका लूंगा तो दैट प्रोजेक्शन विल लुक लाइक दिस, वो प्रोजेक्शन ऐसा दिखेगा। अगर वो पॉइंट P था तो ये P डैश दिखेगा। चीज़ें कॉम्प्लिकेट ना करें, इसलिए जो काम की चीज़ नहीं है फिलहाल उसे हटा दे रहा हूँ, इसे मैंने हटा दिया। लेकिन दिस इज व्हाट अ प्रोजेक्शन ऑफ दिस OP वेक्टर ऑन XY प्लेन, XY प्लेन पर उसका प्रोजेक्शन है। अब अगर ये क्लियरिटी है, ठीक है। अब डेफिनेटली आप समझ गए होंगे कि इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, x, y, 0। बेसिकली देयर इज नो नीड टू राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ z कोऑर्डिनेट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वी आर ऑन द XY प्लेन, और XY प्लेन पर z कोऑर्डिनेट डेफिनेटली 0 होता है, z वैल्यू, इसलिए अभी सिंपली XY प्लेन पर आ चुका है और प्लेन में आ गया है, तो सिर्फ 2 ही चीजें सफिशिएंट है उसको दिखाने के लिए। अब P डैश आप समझ गए। अब प्लीज समझना, जब आप इस चीज को नीचे गिराते हो तो क्या इस पेन की लंबाई में फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। इसकी छाया जो नीचे, आप समझ पा रहे हैं मेरी बात, जब ये नीचे गिरेगा पेन तो उस समय जितनी इसकी लंबाई अगर अभी जितनी है उतनी ही रहने वाली है। इसका मतलब क्या OP डैश भी मेरा R के इक्वली रहेगा जितना पहले था OP? बिल्कुल रहेगा। अच्छा,
और बाकी चीज़ें तो एज इट इज़ है, समझ में आती है, क्योंकि ये एक्स डिस्टेंस है, अगर आप समझ पा रहे होंगे तो ये वाई डिस्टेंस है। बहुत क्लैरिटी है, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है, क्योंकि आप समझ पा रहे हैं वाई एक्सिस के अलॉन्ग वाई डिस्टेंस हो गया, ठीक है। और आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए कि दे बोथ आर परपेंडिकुलर। आपको क्लैरिटी होनी चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स, नीचे पे अजीब ना लगे। इस चीज़ को सिंपल करने के लिए मैं ऐसा कर लेता हूँ कि प्लेन ऐसा बना देता हूँ जैसा हम अक्सर पढ़ते हैं। हम अक्सर ऐसे ही पढ़ते हैं एक्स वाई को, क्योंकि अभी हम एक्स वाई प्लेन पर ही आ चुके हैं, तो वी आर जस्ट राइटिंग इट इन अ नॉर्मल वे। आप इधर देखें, अब सिचुएशन कुछ इस तरह की हो गई है, ऊपर वाली सिचुएशन को बस एक दूसरे वे में दिखा रहा हूं मैं। अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो प्लीज बोल देना, ये वाई डिस्टेंस है, ये एक्स डिस्टेंस है। अगर आप एग्री नहीं करते तो आप प्लीज सोचिए थोड़ा सा, क्यों नहीं करते हैं एग्री फिर आप, ठीक है। क्योंकि ऊपर वाली चीज को ही मैंने एक अलग रिप्रेजेंटेशन में दिखाया था कि आपको चीजें समझने में आसानी हो और कुछ नहीं। ऊपर भी बोल सकता था वैसे में आप, लेकिन कुछ को प्रॉब्लम हो सकती है इसलिए ऐसा बोल दिया। क्या आप मानते हो कि एंगल अल्फा होगा? अरे अल्फा क्यों होगा? क्योंकि हमने पहले ही डिफाइन कर रखा है, क्योंकि जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बना रही है उसे अल्फा कहते हैं, तो ये अल्फा एंगल है। तो आप मुझे वो बताएं, क्या मैं यहाँ से उस ट्राइंगल से नीचे जो मैंने बना रखा है, क्या मैं कॉस अल्फा की वैल्यू निकाल के बोल सकता हूँ कि दैट इज एक्स अपॉन आर? प्लीज थोड़ा ध्यान से, क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस ही तो होता है। निकाल दिया मैंने। इसका मतलब बहुत ज्यादा क्लैरिटी की कॉस अल्फा इज इक्वल टू, मुझे समझ में आ गया, एक्स अपॉन आर होगा। इन अ सिमिलर वे, जैसे मैंने एक्स वाई प्लेन पे उसे गिराया, आप एक्स जेड प्लेन पे भी गिराओ, फिर वाई जेड प्लेन पे भी गिराओ, आप हर बार में कॉस बीटा कॉस गामा निकालने की जब कोशिश करोगे तो कॉस बीटा विल डेफिनेटली बी इक्वल टू दिस, और कॉस गामा डेफिनेटली ये आएगा। आप करके देखें इसे, ये काम मैं आपके लिए जानबूझकर छोड़ रहा हूँ, क्योंकि आप जिस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं ये नीडेड है उसके लिए। अगर मैं ठीक है, मैंने बताया भी है पहले, लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगा, ये आपके एग्जामिनेशन के साथ फिर एक थोड़ा सा हम उसको रिस्पेक्ट देना है ऐसा करके। चलिए ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो ठीक है, आपको शायद समझ में आ गया होगा। मैंने एक आपको समझा दिया, ऐसे ही आप औरों को समझ सकते हो। हिंट मैंने आपको दे दिया, जैसे आपने भी इसे एक्स वाई प्लेन पर गिराया, ऐसे ही एक बार वाई जेड प्लेन पर गिराओगे। तो वाई जेड प्लेन पे जब गिराओगे आप, जैसे इधर समझो कि जैसे ये वाई जेड प्लेन पे गिरेगा, तो उस समय ये चीज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आर ही रहेगा। ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा इस बार? वाई कॉमा जेड। ये कितना हो जाएगा डिस्टेंस? वाई। ये कितना हो जाएगा? जेड। वाई के साथ कितना एक्सिस, वाई एक्सिस के साथ वो लाइन कितना एंगल बना रही है? बीटा हमने डिफाइन किया, तो बीटा। खुद सोचो कॉस बीटा कितना आ रहा है? क्या वाई बाई आर आ रहा है? यही मैं कहना चाह रहा हूं। तो आई होप आपको यहां तक की बातें थोड़ा समझ में आ चुकी होंगी जो मैंने आपको ये बताया। तो आपको इतना भी फिलहाल समझ में आ चुका है कि यार कॉस अल्फा कितना होगा, कॉस बीटा कितना होगा, कॉस गामा कितना होगा। इस चीज को मैं आगे सिर्फ राइट डाउन कर रहा हूं। मैंने कुल मिलाकर जो चीज समझी, अब वो हमने पीछे बहुत चीजें कर दी हैं, इसलिए सिर्फ यहां पे क्रक्स लिख रहा हूं। एक्स है, वाई है, जेड है, ये पॉइंट पी होगा, इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड जब होता है तो हमने क्या सीखा? हमने सिर्फ इतना सीखा कि जो भी ये लाइन होगा, लाइन सेगमेंट होगा, अगर ये एक्स एक्सिस के साथ इफ इट इज मेकिंग सम एंगल, लेट अस से अल्फा विद एक्स एक्सिस, बीटा विद वाई एक्सिस एंड गामा विद जेड एक्सिस, ये ऑथेंटिक है, यानी ये स्टैंडर्ड है, ऐसे ही मानना है हमें हमेशा, ठीक है। तो उस समय हमने क्या देखा कि डायरेक्शन कोसाइंस जो होते हैं, यानी कि दे विल बी रिप्रेजेंटिंग बाय डीसीज, विल बी रिप्रेजेंटिंग बाय एलएमएन, एंड एलएमएन आर जस्ट इक्वल टू कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। और हमने थोड़ा सा एक कोशिश और करी, क्योंकि हमने इसको निकाल दिया इन टर्म्स ऑफ एक्स बाय आर, y बाय आर एंड z बाय आर। आपको क्लैरिटी आनी चाहिए, हमने पीछे निकाल कर दिखाया आपको। ऐसा क्यों करा? ऐसा इसलिए करा ना, क्योंकि पॉइंट आपको गिवन होगा, बहुत मतलब मिनिमम चीज है ये जो गिवन होगी, आपको पॉइंट गिवन होगा। अब जब पॉइंट गिवन होगा तो सब कुछ गिवन हो गया, सोच लो। क्यों? क्योंकि पॉइंट गिवन है तो एक्स वाई जेड गिवन है, और एक्स वाई जेड गिवन है तो आर गिवन है। क्यों आर गिवन है? क्योंकि आर इज सिंपली इक्वल टू दिस, एक्स वाई जेड से ही निकलता है आर, उसी से डिराइव होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब भी हमें कोई पॉइंट वगैरह जैसी चीज पता है तो हम ऑब्वियसली आसानी से हम उसका एलिमेंट निकाल देंगे, यानी कि हम उसके डीसीज को निकाल देंगे आराम से। अभी मैं दिखाता हूँ एक छोटा सा एग्जांपल लेकर, ठीक है। उससे पहले एक छोटा सा टर्म समझ लेते हैं, डीआर, फिर मैं इन दोनों को एक एग्जांपल देकर समझा दूंगा। डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं देखिएगा जरा। डायरेक्शन रेशियोज की हम बात कर रहे हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय डायरेक्शन रेशियो। बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन प्लीज़ इसकी ना इंपॉर्टेंस है बहुत ज़्यादा। अभी जब आप आगे देखोगे बहुत अच्छी इंपॉर्टेंस इसकी मिलने वाली है आपको। उससे पहले इस पे छोटा सा एक काम मैं करने वाला हूँ, आप इधर देखें, अभी हो जाएगा हाथों हाथ, क्योंकि मुझे याद आया क्वेश्चन में कैसे यूज़ करेंगे हम इसे। इधर देखो, मैं आपसे कहता हूँ एक बारी के लिए ना एल स्क्वायर, एम स्क्वायर और एन स्क्वायर का थोड़ी देर के लिए स्क्वायर करके ऐड कर लो। आप बोलोगे क्यों? मैं बोल रहा हूँ जस्ट कर लो, बस मेरे पे थोड़ा भरोसा रखो, एक बार ऐड करके देखते हैं, कुछ हो तो नहीं रहा। आपने कहा चलो यार आप कह रहे हो तो कर लेते हैं। एल को आपने लिखा ये, एम को आपने लिखा ये, और एन को लिखा आपने वो, ठीक है। आपने जस्ट मेरी बातों में आके आपने ऐसा लिख दिया।
अब आप बोलोगे कि यार एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। मैंने कहा ऐसा क्यों लिख रहे, आप बोल रहे यार आप भी ना आर स्क्वायर कॉमन नहीं ले सकते क्या? मैंने कहा बात तो ठीक है। अब आपने बोला कि यार विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन 1 कांट वी जस्ट से कि दिस इज आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, सो कांट वी कंक्लूड दैट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज सिंपली इक्वल टू 1? यस, दिस इज सिंपली इक्वल टू 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट आया। अब से क्या समझ में आया कि किसी भी लाइन की अगर डायरेक्शन कोसाइंस अपने को गिवन है तो दिस आइडेंटिटी विल ऑलवेज बी सेटिस्फाइड। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर मैं बहुत यूज करूंगा इस आइडेंटिटी को, आगे तो हम दवा के यूज करेंगे इसे। तो जब भी एल एम एन का आप स्क्वायर करके ऐड करोगे तो हमेशा आंसर 1 के इक्वल आता है। अभी मैं सब दिखाऊंगा आपको, भी बहुत छोटे छोटे लूप होल्स हैं जिससे मजा आएगा, ठीक है ना? थोड़ा समझते हैं जरा। देखो अब क्या होगा, जैसे वही सिचुएशन है पीछे वाली, एक्स वाई जेड इस बार भी कोऑर्डिनेट है, सेम टू सेम सिचुएशन चल रही है, सेम टू सेम सिचुएशन है, ठीक है। अब एक इन जनरल पहले बात करते हैं, फिर उसमें लौटूंगा। देखिएगा प्लीज, ये एक्स एक्सिस है, इफ इट इज वाई एक्सिस इट इज जेड एक्सिस, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर यहां पर मेरे पास एक पॉइंट P है, इफ इट इज पॉइंट Q, गॉट इट। यहां पर इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 मैं कह रहा हूं और इसका कोऑर्डिनेट में x2 y2 z2 मैं कह रहा हूं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही किसी को, ठीक है। स्पीड कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। अब देखिएगा, इफ आई एम कनेक्टिंग दीज टू वेक्टर्स टुगेदर, P से Q को मैंने कनेक्ट कर दिया। आप जानते हैं इसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। मैंने आपके साथ ना वो चीज़ डिस्कस नहीं करी माय डियर कि बेसिक टर्मिनोलॉजी ये वो सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पोजीशन वेक्टर, मैंने सोचा जो यहाँ पर आएगा वहीं पर यूज़ करता हुआ चल लूँगा। लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ, अगर आपको बिल्कुल हाथ तंग है इस चीज़ में तो आप एक बार वन शॉट देख लेना, मेरे से पूछ लेना, मैं नीचे लिंक दे दूंगा। अदरवाइज मैं अपने हिसाब से समझ रहा हूँ कि कैसे पढ़ाना चाहिए, उस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ जहाँ पे जो यूज़ पड़ रहा है। इस चीज को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं क्योंकि ये वेक्टर तो है और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में डिस्प्लेस करने के बाद बना है। अब इसको निकालने का तरीका क्या होता है, मैं आपसे डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर रहा हूं। इसका फिर से मैं आपको अंदर की बात नहीं बताऊंगा क्योंकि जहां जरूरी होगी वहीं मैं बताऊंगा। अब इधर देखिएगा, जैसे ना ये आपको दिख रहा है, इसमें पी क्यू वैक्टर जब भी आपको निकालना होता है, बहुत सिंपल सा तरीका है क्या कि क्यू जो फाइनल वाला पॉइंट है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर किसे कहते हैं, जब आप पॉइंट को कनेक्ट कर देते हो किसके साथ, ओरिजिन के साथ कनेक्ट कर देते हो पॉइंट को, तो पोजीशन वेक्टर बन जाता है। जैसे क्यू पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ओ क्यू। पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा ओपी। पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ओपी वेक्टर। गॉट इट। तो इसका मतलब ये हुआ, तरीका सिंपल क्या कहता है कि आप फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को घटा दो। यही तो करते हो आप डिस्प्लेसमेंट निकालते समय, फाइनल पोजीशन माइनस डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ऐसी तो निकलता है डिस्प्लेसमेंट, वैसे ही निकाला मैंने। तो बस आपका ये आंसर हो चुका है, पी क्यू इज इक्वल टू ये निकल चुका है। अगर एक बारी के लिए मान लेते हैं कि भाई ये पी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को मैं ए वेक्टर कहता था, इसके पोजीशन वेक्टर को मैं बी वेक्टर कहता था बाई चांस, तो बस इसका नाम बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर टाइप का हो गया। बस ऐसे ही समझा दिया मैंने, कुछ खास बात नहीं बीच में, ट्रायंगल लॉ से निकलता है वैसे ही है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आप बोलोगे कि यार चलो ठीक है समझ में आ तो रही है थोड़ी बात, लेकिन उतनी नहीं आई, आप बताने क्या चाह रहे, ऐसा बोल रहे हैं आप। तो मैंने कहा यार इधर देखो, इधर देखो, ओ क्यू वेक्टर क्या हम निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें एक पॉइंट गिवन है और अभी पीछे हमने देखा कि जब भी कोऑर्डिनेट गिवन है हम तुरंत उसका पोजीशन वेक्टर निकाल दे रहे हैं। कैसे निकाल दे रहे हैं, उस पॉइंट के पीछे आई कैप जे कैप के कैप लगा दे रहे हैं। इसको मैंने पीछे भी समझाया था आपको। ऐसे ही करके आप बोलोगे ओपी वेक्टर कितना होगा, मैं बोलूंगा भाई आप ही बताओ खुद कितना होगा, क्या इतना नहीं होगा। जो भी पॉइंट है उसके पीछे ये लगा देने का आई जे के, मैं याद रट्टे वट्टे नहीं मारने इनके यहाँ, ये चीजें पीछे से समझ के भी आ रहे हैं और फिर मैं बोल रहा हूँ कि आप लेक्चर्स को देख लेना अगर प्रॉब्लम होगी। ओ क्यू माइनस ओपी वेक्टर, लेकिन मैं इसमें सब कुछ कवर कर रहा हूँ, ऐसा मत सोचो आपकी हमें कहाँ के देखना पड़ेगा, इसमें से इसको माइनस करना है। तो आप मुझे बताओ कि माइनस कोरस्पॉन्डिंग से कोरस्पॉन्डिंग होता है, यानी कि x2 में से x1 को माइनस करोगे, यानी आई कैप वाला आई कैप से ही माइनस होगा, जे कैप वाला जे कैप से ही माइनस होगा, और जो उनमें कॉमन वगैरह वो आते रह रहे हैं। और इसी तरीके से z2 माइनस z1 और ये हो जाएगा k कैप। ये होपफुली आपको ये बातें समझ में आ चुकी होंगी जो मैंने लिखा हुआ। x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप, ये हो गया p, वो हो गया। यही था आपका डायरेक्शन रेशियो। आप बोलोगे क्या हमने सही सुना, मैंने बोला बिल्कुल सही सुना। इसके जो स्केलर कंपोनेंट्स है ना इनको उठा लो, एंड दीज आर व्हाट योर डी आर्स। डायरेक्शन रेशियो कितने हो गए इस बारी में, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। So what do we mean by direction ratio? They are nothing but the scalar components of the displacement vector.
दैट इज जस्ट इक्वल टू दी डायरेक्शन रेशियोज। यानी कि ये जो पी क्यू वैक्टर के डायरेक्शन रेशियोज की बात कोई कर रहा था कि आपसे कोई क्या पूछ रहा था, पी क्यू वैक्टर के डायरेक्शन रेशियो, प्लीज उलझना मत, ऐसा नहीं कि आप ये इसके बारे में सोच रहे हैं, इन सबको भूल जाओ। कोई पूछ रहा था कि इस पी क्यू वैक्टर का डायरेक्शन रेशियो कितना होगा। डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, फाइनल में से इनिशियल को कर लेना होता है, बहुत ईजी होता है निकालना, तुरंत निकलता है चुटकियों में। कैसे, आप ये समझो कि ये 1 2 3 है और थोड़ी देर के लिए समझो ये 4 5 6 है, तो आप क्या करोगे, तुरंत से आप बोलोगे 4 - 1 3, 5 - 2 3, 6 - 3 3 3 3, इस बार इसके डायरेक्शन रेशियो है। ठीक है, समझ में आया। तो x2 - x1, तो dr क्या हो गया, dr आर सिंपली द सेट ऑफ द स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर। ठीक है, अच्छा इधर देखो, अब आप बोलोगे, क्योंकि ना हम जब जनरली एनकाउंटर करेंगे इस तरह की सिचुएशन से करेंगे, हमसे बोलेगा कोई कि यार ये ओपी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो बताओ। पी पॉइंट दिया था उसके पोजीशन वेक्टर का, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो किसका होगा, वेक्टर्स का होगा, डायरेक्शन कोसाइंस भी वेक्टर के ही होंगे। तो आप तुरंत क्या बोलोगे, आप बोलोगे यार x - 0 i कैप, y - 0 j कैप प्लस z - 0 k कैप। व्हाट इज इट माय डियर, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। मतलब मैं निकाल कायदे से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रहा हूं, मैं उसी चाल से खेल रहा हूं, लेकिन इस बार कोइंसिडेंस है कि उसका नाम वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पोजीशन वेक्टर ही है इस बार, और कुछ नहीं है, वो ये बन गया सॉल्व करके। और मैंने तो ये सीखा था कि जो भी दो वेक्टर्स का जो वेक्टर का जो स्केलर कंपोनेंट आता है, यानी कि जो x y z आता है, वही स्केलर कंपोनेंट जो होता है वही dr कहलाता है। तो जी हाँ, यही dr है। अब क्या मतलब हुआ कहने का, कि जब हम पोजीशन वेक्टर की बात कर रहे हैं तो वो पॉइंट इटसेल्फ ही आपका dr है, लेकिन जनरल केस बगल में है, ये बगल में जनरल केस है, क्योंकि जरूरी नहीं है आपको हमेशा ऐसी सिचुएशन मिले कि डायरेक्शन रेशियो आपको पोजीशन वेक्टर का निकालना पड़े, कभी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के भी आपको निकालने पड़ सकते हैं। तो इन जनरल हमने समझ लिया कि जो भी वेक्टर है उस वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट ही उस वेक्टर के dr है। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि अगर कोई आपसे पूछेगा कि पी क्यू वेक्टर के dr क्या होंगे, तो आप पहले पी क्यू वेक्टर को निकालोगे प्रोसीजर से, और प्रोसीजर वगैरह वही कहता है, मैंने अभी आपको दिखाया कि भैया इसमें से इसको इसमें, वो क्या निकलेगा 3i + 3j + 3k, ये आपका निकल गया क्या, पी क्यू वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। लेकिन मुझे तो पी क्यू वेक्टर के dr चाहिए, क्या करूंगा, 3 3 3 यानी 3 3 3 मेरा dr हो जाएगा। तो आपको मेरी बात शायद समझ में आ गई, दो बातें समझ में आ गई, डीसीज क्या होते हैं, dr क्या होते हैं, और एक इंपॉर्टेंट बात कि डीसी में रिलेशनशिप होती है। एक छोटा सा क्वेश्चन देख के बातों को समझ लेते हैं। देखो, इफ समवन इज सेइंग कि यार एक वेक्टर है, लेट्स से ए वेक्टर है जिसका नाम है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। इफ समवन इज सेइंग कैन वी कैलकुलेट डायरेक्शन कोसाइंस फॉर दिस वेक्टर, क्लैरिटी पहले होनी चाहिए कि कहना क्या चाह रहा है, फिर तो हम निकालेंगे जो बोल रहे हैं। देखो ये कहना क्या चाह रहे हैं, इफ समवन इज आस्किंग फॉर डीसीज और dr, तो पहले हम समझते हैं बोलना क्या चाह रहे हैं। असल में ये जो चीज लिखी हुई है कुछ और नहीं होगी, यहाँ पे पॉइंट 2 3 4 रहा होगा, उस पॉइंट को हमने कनेक्ट किया होगा ऐसे करके, तो हमारे पास जो सामने चीज बनी होगी ये चीज कुछ और नहीं बल्कि ए वेक्टर है, वो जो आपका लिखा हुआ है ये है ए वेक्टर। अब आप चाहो तो इसे नाम दे दो पी क्यू, जो आपका मन आ रहा। तो इस पर्टिकुलर केस में हमारा ओपी वेक्टर जो है उसका नाम ए वेक्टर रखा गया है। अब आपसे कह रहे कि यार बताओ यार इसका डीसी कितना होगा, और हमने डेफिनेशन पढ़ी, डेफिनेशन तो कहती है डीसी निकालने का मतलब अल्फा बीटा गामा वगैरह पता होना चाहिए, अल्फा पता होना चाहिए, बीटा पता होना चाहिए, गामा पता होना चाहिए। अरे ये तो हमें कुछ पता ही नहीं है, तो इसका मतलब हम तो निकाल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि डीसीज निकालने का मतलब कुछ और नहीं बल्कि ये था कि आप कोसाइन अल्फा, कोसाइन बीटा और कोसाइन गामा निकाल दो तो आपके डीसीज निकल जाएंगे। लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया था ऐसा कभी मिलेगा नहीं डायरेक्ट, क्योंकि हमें अल्फा बीटा गामा डायरेक्ट मिल ही जाते तो फिर क्वेश्चन ही किस बात का हो जाता है ये। अब वो चाहते हैं कि हमने वो दिया ही नहीं है, वो कह रहे भैया कुछ पढ़े लिखे हो क्या, थोड़ी देर पहले पढ़ाया था उसका यूज करो। उसका यूज क्या करें, हमने भी पढ़ा था कि एलिमेंट जो होता है दैट कैन ऑल्सो बी रिटन एज x/r, y/r, z/r। पीछे मैंने बताया आपको, एकदम से कोई याद करने वाली बात नहीं है। तो अब आप बोलोगे कि अच्छा तो एलिमेंट का कहने का मतलब ये हो गया कि x कोऑर्डिनेट, x यानी 2, पीछे से कंपेयर करो, y यानी कि 3, z यानी कि 4, ये r कहां से निकालें। अरे r तो हमने बचपन से पढ़ा हुआ कि r² = होता है x² + y² + z², और r² कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 25 4 29, तो r² 29 आ गया। तो उस हिसाब से r कितना आ गया, √29, ये कितने हो गए, दीज आर व्हाट, एलिमेंट डायरेक्शन कोसाइंस। तो कहने का मतलब है हमें अल्फा बीटा गामा भले ही नहीं मिला, लेकिन हमें डायरेक्ट कॉस अल्फा तो मिल गया ना, डायरेक्ट कॉस बीटा तो मिल गया ना, डायरेक्ट कॉस गामा तो मिल गया ना, यही चाहिए था हमें, क्योंकि अल्फा बीटा गामा नहीं होते डायरेक्शन कोसाइंस, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा होते हैं। समझ में आ गया।
तो इस तरीके से डायरेक्शन। आपको एक मजे की बात बताऊं, आप प्लीज चेक करो, घर बैठ के चेक करना, इन ये जो एलिमेंट निकले इन तीनों का स्क्वायर करके ऐड करके चेक करना कितना हो रहा है। 100% कितना होगा? 1 होगा, 100% होगा 1। पीछे हम क्योंकि इन जनरल देख के आ रखे हैं, ये भी होगा, वेरीफाई कर लो। कोई आपसे बोलता ये क्या निकले आपके डीसीज निकल गए, कोई आपसे बोलेगा डीआर क्या होंगे, तो भैया डीआर में तो कुछ सोचना ही नहीं है। डीआर इस वेक्टर ओपी वेक्टर का जो डीआर होगा दैट इज सिंपली 2 3 4, उसके स्केलर कंपोनेंट ओनली 2 3 4, दैट्स इट ओनली। ठीक है, आपको समझ में आ गई होगी होपफुली बात जो मैंने आपको बताया। तो मैंने आपको डीसीज डीआर और बेसिक इंट्रोडक्शन आज बताया। मैं सोच रहा हूँ कि आज अभी इतना ही करते हैं, धीरे धीरे करेंगे, वरना एक दिन में बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ जाएगा। और अगर आप ऐसे से करोगे 2-3-4 दिनों में हम बहुत अच्छे से प्लेन का बहुत अच्छी ग्रिप हमारी बन चुकी होगी, और ऑलमोस्ट हम सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन जितने इसमें पूछे गए हैं पहले भी, मतलब सारी वैरायटी में आपके साथ डिस्कस करूंगा, चुनिंदा नहीं, जो भी क्वेश्चन की वैरायटी है ना वो डिस्कस करूंगा। भले ही हम क्वेश्चंस पे मैं आपको होमवर्क के लिए दे दूंगा, एक कराऊंगा, एक उसकी तरह दे दूंगा और आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन हमारी कोशिश है कि जो कॉन्सेप्ट है, जितने कॉन्सेप्ट है 10 15 20 25, वो सारे कॉन्सेप्ट 1 बाय 1 डिस्कस करें। हर चैप्टर के साथ हम ऐसे ही करेंगे तो हम बहुत अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर प्लीज निकाल लेना, और उसके अकॉर्डिंग ही आप चलोगे तो ही आपका अच्छे से आप कर पाओगे, वरना आपको समझ नहीं आए, वरना आप ये तो समझ जाओगे लेकिन ये नहीं समझोगे कि क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो वो किस लेवल का, कितना ऊपर कितना नीचे पूछा जाता है। ठीक है, अभी के लिए होपफुली समझ में आएगा। अगर आपको लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा प्लीज़ जरूर इस वीडियो को लाइक करें, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। भले ही आप कुछ भी करो लेकिन आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि आप देखिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये आप पर इम्पैक्ट करेगा ये बात। हाँ, ये मत सोचना कि चुपचाप पढ़ के निकल लेंगे हम, इसीलिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे तभी मुझे मोटिवेशन आएगा कि यार हाँ यहाँ पर वो कैंडिडेट हैं जिनके लिए मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।